चलिए साहब, तो बात चल रही है फ्रिक्शन की। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यही सीखने हैं। चैप्टर आसान है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क कर लें। होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर 75 तक, 74 तक, जितने डायग्राम वाले सवाल है, एक दिन उसको करें अच्छे से, 2 दिन करें, फिर अगले दिन बचे क्वेश्चन कर लें, तो इतने में अपना एनएलएम पूरा हो जाए। चलिए, आज की डेट डाल लें, मंडे, और डेट डाल लीजिए। शुरू करते हैं। मैंने आपको सिखाया, फिर वापस बताता हूं रोज। फ्रिक्शन में कुछ ज्यादा कठिन कोई बात नहीं है, केवल छोटी छोटी बातें हैं। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक और एक। अगर आपने इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनी तभी मजा है। डेफिनेशन क्या है? अगर दो कांटेक्ट सरफेस आपस में एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करें या स्लाइड करें, तभी फ्रिक्शन लगता है। इस डेफिनेशन में ही मजा है। आप इस बात को समझें। कल भी मैंने समझाया था कि अगर कोई, जैसे ये लैपटॉप है, यहां रखा गया है, तो अभी इस पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। एमजी और नॉर्मल बढ़िया बैलेंस हो रहे हैं, सरफेस रफ है, फिर भी फ्रिक्शन नहीं है। कारण, फ्रिक्शन तो लगता ही तब है जब दो कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करें या फिसलें। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि दो सरफेस के बीच में किसी भी तरह की स्लाइडिंग हो, तो उसको क्या करता है? वो रोकने का प्रयास करता है। तो ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन दो तरह का होता है, लिख लीजिए। एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक कब लगेगा? जब सरफेसेस क्या करें? स्लाइड करने की कोशिश, पर स्लाइड करे नहीं। आप इस कोशिश शब्द को समझ रहे हैं क्या? ये बहुत जरूरी है। और इसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग। फॉर्मूला बताइए उसका, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। और अगर दो सरफेस स्लाइड कर रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो बताइए क्या लगता है? काइनेटिक, म्यू इंटू एन। एक और बात, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक शब्द मैंने आपको बताया, सेल्फ एडजस्टिंग। कब तक? कब तक? लिमिटिंग तक। उसके बाद ये सरेंडर कर देगा और बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। उसके बाद कौन सा लगता है? काइनेटिक। अगर प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो हम दोनों म्यू एस म्यू के को बराबर मानते हैं, पर वास्तव में मैंने आपको बताया था बड़ा कौन होता है? म्यू एस। म्यू एस बड़ा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, जैसा 99% सवाल में होता है, तब हम दोनों को क्या लेते हैं? इक्वल। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, इतने ही फॉर्मूले हैं। कल भी ये रिवाइज कराऊंगा, वेडनेसडे को भी कराऊंगा, थर्सडे को तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन, अब 4 दिन न्यूमेरिकल करने हैं। रोज यही कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आप 1.5 घंटे न्यूमेरिकल करो, पर दिमाग में ये 2-3 बातें बैठा लो, धीरे धीरे दिमाग में सेट होती जाएंगी कि दो सरफेसेस। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां होती बताइए? सरफेस के टेंजेंशियल, सरफेस के, जैसे नॉर्मल कहां लगता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये कैसा लगता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग। अलोंग का मतलब होता है टेंजेंशियल। क्या बात सही है क्या? लिख लीजिए सारी बातें। डायरेक्शन,
थ्योरी पार्ट यही है जिसे आप कहते हैं ना कि अभी हमें रिवीजन करना है सर, फॉर्मूले फॉर्मूले भाई इतने ही है बस। अब अलग अलग केसेस करते जाएंगे, आपकी चीजें और बढ़िया बढ़िया लेवल पे पहुंचती जाएंगी। हाथ चलाइए, फटाफट लिख लीजिए। काइनेटिक छोटा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को, जो रुकी हुई बॉडी है उसको चलाना कठिन है, पर एक बार जब बॉडी का इनर्शिया टूट गया, चल गया, तो फिर बॉडी को चलाए रखना आसान है। इसको बाद में जाके समझाते हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं में, कोल्ड वेल्डिंग। क्या होता है, दोनों के जो एटम्स होते हैं, बॉडी नंबर 1 और ग्राउंड के, वो आपस में क्या होते हैं, वेल्ड होते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स चाहिए। बढ़े आगे। इस संडे टेस्ट है, एनएलएम फ्रिक्शन पूरा आएगा, 50 क्वेश्चन एनएलएम फ्रिक्शन के आएंगे। बेसिक मैथ वेक्टर हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि वो तो भाई उसके बिना तो कहाँ काम चलता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना तो काम चलता ही, तो वो तो हमेशा ही लिखा रहेगा। वर्क बाय एनर्जी देखेंगे, अगर 2-3 लेक्चर होगा तो पढ़ा आएगा, नहीं तो सिर्फ क्या देंगे, एनएलएम फ्रिक्शन पूरा। तो अपने पास पूरे 6 दिन है, रोज एनएलएम फ्रिक्शन पढ़िए, बेस्ट वे ईएलपी करिए, मॉड्यूल करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, इतना सारा कंटेंट है, क्लास नोट्स, इसमें आपका काम हो जाएगा। बस इसको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज। क्लियर है बात? चलिए साहब क्वेश्चन शुरू करें, आइए लिखें। ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ को हम वेरी कर रहे हैं, और फ्रिक्शन किस तरह से वेरी करेगा वो आपको सोचना है। बढ़े, चलो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन ये निकालना सीखिए। अब अलग अलग दे रखे हैं तो क्या सेम मान लें क्या, नहीं अलग अलग मानेंगे। अब सीखो, जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है सीखो सवाल कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप फ्रिक्शन में नॉर्मल निकालना। क्यों सर नॉर्मल निकालना क्यों, दोनों फॉर्मूले में नॉर्मल के दर्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें सीखो ना, कि सर सबसे पहला स्टेप है हर परिस्थिति में नॉर्मल निकालना आना। तुरंत दिमाग में पूछा क्यों सर नॉर्मल की क्यों जरूरत है, दोनों फॉर्मूले में नॉर्मल के दर्शन हो रहे हैं, तो अपन को नॉर्मल लिखना आना चाहिए। चलो बताओ जी, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, एन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। जल्दी से बताइए लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बताइए, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस बोलो 0.4, एन बोलो 10 जी, 0.4 इंटू 10 4, 4 जी बोले तो 40। एफ काइनेटिक बताओ, लिखना शुरू करो धमाधम, साथ साथ लिखा करो, 0.3 इंटू 10 जी कितना, 30, साथ साथ लिखो।
चलो, एफ लिमिटिंग का क्या फील है, कौन बताएगा सुबह सुबह? एफ लिमिटिंग का फील, हाथ खड़ा करके। 1 2 सेकंड लास्ट वाले भैया, हाँ चश्मा, हाँ भैया बताओ तेज आवाज में। बहुत बढ़िया शब्द सुनिए, ये टेढ़े मेढ़े शब्द ही काम के हैं। 40 न्यूटन तक वो रजिस्टर कर सकता है, बढ़िया शब्द बोला उसने। 40 न्यूटन से ज्यादा लगाने पर ही आगे जाएगा, 40 न्यूटन से पहले वो आगे। बढ़िया शब्द है, बार बार सुनेंगे अलग अलग बच्चों से दिमाग में बैठते हैं। एफ लिमिट आते ही दिमाग का पहला रिएक्शन आना चाहिए, सर इसको चलाने के लिए 40 या 40 से ज्यादा चाहिए। बोल हाँ है क्या? 5 लगा दूंगा। मैंने लगाया 5 न्यूटन। बताइए फ्रिक्शन कितना? ईमानदारी, फ्रिक्शन कितना? 5। फ्रिक्शन का प्रकार स्टैटिक। मैंने लगाया 10, 10, 15, 15। ये नाटक कब तक? 40 तक। ग्राफ देखना मजा आएगा। 0 लगाया 0, 5 लगाया 5, 10 लगाया 10, 20 लगाया 20, 30 लगाया 30, 40 लगाया 40। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। मैं बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन भी उसी तरह से बढ़ रहा है, तभी तो इस शब्द के आनंद आएंगे। सेल्फ एडजस्टिंग, कितना बढ़िया शब्द है सेल्फ एडजस्टिंग। नहीं बोलते यार एडजस्ट करना सीखो, ये एडजस्ट करना सीखो का क्या मतलब है? क्यों अपन लोग बोल देते हैं? या 10-12 लोग बस में पहले से भरे हुए हैं, एक बच्चा और आ गया, मैडम बोल देती थी, मम्मी पापा बोल देते थे थोड़ा एडजस्ट करो यार। एडजस्ट करो मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालो। मतलब अगर फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन भी, पर कब तक? 40 के बाद आप सरेंडर कर दोगे, सर बस इससे ज्यादा अब मैं सहन नहीं कर सकता, फिर आप बोलने लग जाते लिमिट में रहो। शब्द देखो, शब्द कितने बढ़िया है। पहले तो क्या था, एडजस्ट करो एडजस्ट करो, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद फिर आपके शब्द बस अब एडजस्ट। वो शब्द यहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वो नाटक कब तक? 40 तक। ये देख, सीधी सरल रेखा। 10, 5 लगाया 5, 10 लगाया 10, 20 लगाया 20, 30 लगाया 30, 40 लगाया 40। बोलो क्या हाँ है क्या? बात समझ में आ रही है? अभी आने मजे बाकी हैं। अब आपने लगा दिया साहब 55 न्यूटन। कितना लगा दिया? 55। बताइए क्या होगा? क्या बॉडी चलेगी? पर जैसे ही चलेगी काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक तो 30 ही है। जैसे ही बॉडी चलना शुरू कर देगी उस समय क्या लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक 55 के बाद और मजे लीजिए, मैंने 55 के बाद कर दिया 100, तो भी काइनेटिक तो 30 ही लगेगा। इसका मतलब काइनेटिक सेल्फ एडजस्टिंग, वो कांस्टेंट है। अब अगला ग्राफ देखोगे तो मजा आ जाएगा। फोर्स बढ़ रहा है परंतु काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। सर ये क्या कर दिया, ग्राफ हल्का सा नीचे क्यों आया? आना चाहिए था, काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग से कम है। क्या ग्राफ का नेचर समझ में आया? ग्राफ फोर्स बढ़ाने पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, कब तक? 40 न्यूटन तक ये 40 देगा, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। इसके बाद जैसे ही आप 40 से बढ़ाओगे ग्राफ हल्का सा डाउन जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कोई बताना चाहेगा कांस्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब आप कितना भी फोर्स बढ़ाते जाओ बॉडी का एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, दैट इज 30 न्यूटन। अरे बोलो, क्या बात क्लियर है क्या? बना लो ग्राफ, ये फोटो बनाओ,
100 लगाएंगे तो काइनेटिक लगेगा, 55 लगाएंगे तो काइनेटिक लगेगा, 5 लगाएंगे तो स्टैटिक लगेगा और बॉडी रेस्ट में रहेगी। अलग अलग फोटो बनाओ। इस समय एक्सीलरेशन 0, वहां शब्द लिखो, 5 बार शब्द निकलना चाहिए हाथ से। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, बट एक लिमिट तक, लिमिट क्रॉस होनी नहीं चाहिए। आराम से देखो, तसल्ली से। फिर सर मन में और आता है, सर एकदम 40 लगा दें तो क्या होगा? मैंने आपको एक शब्द बोला था, ऑन द वर्ज ऑफ, बोलो, कोशिश करो, बोल पाओगे? कम ऑन बोलो, ऑन द वर्ज ऑफ। मैं सुनना चाहता हूं, वापस बोलिए, ऑन द वर्ज ऑफ। देखो बोल तो लिया। आओ 3 शब्द बोलो। 40 से कम नहीं चलेगा, 40 ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फिसलने के लिए तैयार है, 40 से ज्यादा लगाने पर काइनेटिक। बोल क्लियर? आ जाओ, मिटाऊं? हाँ भाई बोल। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल। म्यू काइनेटिक क्या होता है? स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है, और अगर प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा हो तो दोनों की वैल्यू को क्या लिया जाता है? बराबर। क्यों कम होता है इसका भी कारण आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल है। बढ़ाऊं आगे? जल्दी से नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट और ले। वो हाथ जो लगाया था वो फ्रिक्शन थोड़ी ना था, वो तो फोर्स था। बॉडी की स्लाइड करने की टेंडेंसी कहां थी? नीचे। इस स्लाइड को रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर। हमने जो फोर्स लगाया था ऐसे, वो तो फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है। उसी फोर्स से थोड़ा रुकना था, उस फोर्स के दबाने से तो नॉर्मल आ रहा था। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के क्या लगता है? पैरेलल। ड्राइविंग कौन था? ड्राइविंग mg। गिराने के लिए जिम्मेदार कौन था? mg। उस ड्राइविंग फोर्स को रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगा? ऊपर। बढ़े क्या आगे? चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। वही है जो अपन ने पिछले 14 लेक्चर पढ़ा है। कंपोनेंट बनाओ, फोर्सेस बनाओ, बस फ्रिक्शन में पहला स्टेप नॉर्मल निकाल लो और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। ड्राइविंग को पकड़ो, करो, पेन चलाओ। युवराज, काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है युवराज, मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। बाकी सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। विशाखा, आकाश, मोहम्मद, श्रद्धा, धीरज, नंदनी, समीर, अनुराग, अभिषेक, पुखराज, घनश्याम, सुरेश, रमेश, ऋषिकेश, मृत्युंजय। हाँ जी,
कितना आ रहा है नॉर्मल? नॉर्मल 10G गलत है, अपनी आदत है नॉर्मल 10G। 10G कैसे आएगा भाई? ये 80 cos 37, ये 80 sin 37, नीचे mg। खबरदार नॉर्मल गलत मत निकालना, मर जाओगे। सीधा, कोई मतलब सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। नॉर्मल निकालना आना चाहिए। ऊपर कौन कौन है? n और 80 sin 37, और नीचे कौन है? 10G। नॉर्मल निकालना सीखो, ऊपर नीचे बराबर। तो बता n प्लस 10G, n प्लस 80 sin 37, this should be equal to 10G। n 80 sin 37 3/5, ये कितना? 16, 16 तिया 48, n कितना? 52। आ रहा है क्या भाइयों? n सही निकालो, बहनों n सही निकालो, बिना n के कुछ भी नहीं होगा, सब जीवन बेकार। बोल हाँ है क्या? अब फ्रिक्शन निकाल, लिमिटिंग म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 52, बोले तो कितना? 10.4। ये लिमिटिंग है, जैसे लिमिटिंग आए पूरा सेंटेंस एकदम से निकले रटा हुआ, सेंटेंस रटा हुआ। जैसे दिमाग में मैसेज है ना, मम्मी पापा ले जाते हैं बड़े घर, दादा दादी जी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ शादी में, पहले से मैसेज फीड, जो भी दादाजी की उम्र का दिखे तो पहचानता हो या नहीं पहचानता हो, डजंट मैटर, सीधा पैरों पे गिरना है, नहीं तो घर पे जाके डांट। सीधा बचपन में कितने मैसेज देख के भेजते थे, जो भी तो मेरी तरफ से देखना कौन है, ये कौन है, सीधा। या दूसरा मैसेज होता था, मैं जिन जिन के पैर छूंगा तुझे भी पीछे पीछे उनके पैर छूने। दो इंस्ट्रक्शन देते थे, तो सीधा लिमिटिंग आते ही दिमाग का सीधा रिप्लाई, 10.4 से ज्यादा होगा तो बॉडी चलेगी। ड्राइविंग है कितना? 80 4/5, 64 ड्राइविंग लिखो, ये ड्राइविंग है, ये लिमिटिंग है। एकदम सटीक आना चाहिए, ड्राइविंग ज्यादा है इसका मतलब चलेगा। तो आगे ड्राइविंग 64, पीछे कितना लगेगा? कानेटिक लगेगा। तो सर कानेटिक तो निकाला ही नहीं। अरे कानेटिक यही हो जाता है भाई, जब म्यू की वैल्यू सेम है तो यही क्या बन जाता है? कानेटिक। अलग से उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, लगेगा कानेटिक, ये बात तय है। अब बोलो इक्वेशन वही, ईएलपी नंबर 1 से 10 जिंदाबाद। आगे पीछे दुनिया का हर बल एमए, हाँ या ना? 64 54 52.6 53.6, तो ए आ जाएगा 5.36। बोलो क्वेश्चन बनाते जाओ, हर क्वेश्चन तुम्हें चीजें सिखाएगा। अच्छा यार ये बात और सीख गए, आगे बढ़े, चलो जल्दी बराबर आओ। फ्रिक्शन का नेचर बता दो, काइनेटिक लिख लो पूरा, फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक। बॉडी विल एक्सिलरेट, बॉडी विल एक्सिलरेट, क्लियर? चलो हैंग डालो आगे। नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, सब बराबर आ गए? जल्दी आ जाओ।
इस सप्ताह ज्यादा पढ़ना है। एनालैम फ्रिक्शन का रिवीजन कुछ नहीं होता, केवल क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन होता है। 2-2 ईएलपी का टारगेट रखें कि आज मुझे 1 से 3 ईएलपी करनी है, 3 ईएलपी करनी है, 2 ईएलपी करनी है। उसके एट रैंडम जो आपको लग रहे हैं कठिन है, जिसमें आप पहले अटके हो, जिसने आपने स्टार लगा रखा है, उनको करो। एवरेज बना लो, रोज मुझे आज से लेके शनिवार तक 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं। यही मेरी माइनर की तैयारी है। 25 इंटू 6 150, 150 पौने 200 सवाल करके आ जाओगे, संडे का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। फॉर्मूले है कहाँ, क्या याद करोगे? स्प्रिंग फोर्स F बराबर kx, नेट फोर्स दुनिया का ma और फ्रिक्शन फोर्स। चौथा फॉर्मूला बता दो कहीं लिखवाया हो तो। फॉर्मूला ही नहीं है भाई, टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रॉकेट प्रोपोर्शनल याद करना है। तो रिवीजन में तो कुछ भी नहीं है, 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। एनएलएम क्वेश्चन के थ्रू, फिजिक्स क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज होती है। एक दिन का टारगेट रख लो, एक्सरसाइज 2 करनी है, अगले दिन का टारगेट रख लो, एक्सरसाइज 3 करनी है। ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट बना के चीजें तैयार हो जाएंगी। क्लियर है बात? चलो आगे आओ। रफ इंक्लाइन प्लेन, अच्छा नेट कांटेक्ट फोर्स, ओके ओके, सुबह का समय है। बेटा तुम्हारा खुद का नहीं चलता दिमाग तब कुछ नहीं है। मास्टर, अच्छा फिर वही लिख दिया, मास्टर गलत लिख दे तो अच्छा। हाँ, अभी अभी अगले संडे इतनी गलतियां करके आओगे तो सर सिली मिस्टेक, सर कोई बात नहीं सर। और यहाँ सर क्या कर रहे हो सर आप? नेट कांटेक्ट फोर्स, चलिए हैंग डालिए, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। मेरे पास एक ब्लॉक है जिसको मैंने रफ सरफेस पे रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, दो नई बातें सीख रहे हैं। ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है और मैंने एफ फोर्स लगाया, दिस इज अप्लाइड फोर्स। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, आप खुद बताइए, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो बॉडी नहीं चलेगी या बॉडी चलेगी। ऐसे इतना अच्छा बोलना सीख जाओ ना कि सर फोर्स लगाएंगे दो ही संभावना होंगी, या तो बॉडी रुकी रहेगी। सर कैसे रुकी रहेगी? घर पे लोहे की बड़ी अलमारी, फोर्स लगा लीजिए आप अकेले, अलमारी रुकी रहेगी। इसमें फोर्स लगा रहे हो, ये चल रहा है। तो दो ही बातें हो सकती है ना। इतना ही रिलैक्स कर रखो ना सब्जेक्ट को, ज्यादा उसको कठिन क्यों बना रहे हो? रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। फोर्स लगाया, फ्रिक्शन तो जरूर लगेगा, रुकी रहेगी स्टैटिक, चल पड़ा काइनेटिक। बोलो हाँ है। कहां लगेगा? कहां लगेगा? पीछे लग गया एफ। अभी ना स्टैटिक लिखा ना काइनेटिक लिखा, मुझे क्या पता कि बॉडी चल रही है या रुकी हुई है। A1 काम करना सीखो ना। अभी एफ एस और एफ के लिखना मूर्खता है। अभी तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तुम्हें क्या पता कि चल रहा है या रुका हुआ है। चल रहा होगा तो काइनेटिक लिखते, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता लिमिटिंग लगाते, रुका हुआ होता स्टैटिक लगाते। केवल अभी क्या लगाएंगे? एफ। एफ तो लगेगा, ये बात तो तय है। बोल हाँ है क्या? क्या आप मेरी बातें पकड़ पा रहे हो? दूसरा, एक बात और जो मैंने आपको बोली, कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल कौन लगता है? फ्रिक्शन। और अभी तक पिछले 15 दिन का 90 डिग्री पे कौन लगता है? नॉर्मल। मजे की बात है, ये दोनों पैदा क्यों हुए? ड्यू टू कांटेक्ट। नॉर्मल का जन्म भी क्यों हुआ? जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन का जन्म भी क्यों हुआ? दो सरफेस आपस में कांटेक्ट है और एक दूसरे पे स्लाइड करने की कोशिश। ये दोनों ही कहलाते हैं कांटेक्ट। और सोचो, ये 90 डिग्री पर हैं, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट हमें रटा हुआ है। बताओ क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, या तो बड़ा फॉर्मूला लगा दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा cos 90, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड नेट कांटेक्ट फोर्स. तो आज थोड़ा सा अपने दिमाग को और बढ़िया करो. फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी, और इन दोनों का रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? नेट कांटेक्ट फोर्स गिवन बाय ग्राउंड. दोनों ग्राउंड नहीं तो दिए हैं, बताइए रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में. बना लीजिए. तो कभी भी आपसे पूछे कांटेक्ट फोर्स बताइए, तो आपको नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में ही जानकारी देनी है. आराम से बताइए कि देखो सर, फ्रिक्शन, रफ सरफेस थी कांटेक्ट में, नॉर्मल तो सर हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, दोनों ही कांटेक्ट के कारण आए हैं. एक सरफेस के परपेंडिकुलर है और एक सरफेस के टेंजेंशियल है. ये समझ पा रहे हो? आप देखो, नॉर्मल जो है वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, और फ्रिक्शन की दिशा बोलो टेंजेंशियल है. संडे होम टेस्ट थोड़ा सा कठिन था, 2-4 सवाल फंसे हुए हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा आज या कल में. कल शाम को आंसर की आई थी लेट. दोनों की जानकारी लिख लो. नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल लगता है. डन है? फॉर्मूला बोलो नेट कांटेक्ट का. अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. चलो जल्दी आओ, दोनों सेंटेंस लिख लो, काम आएंगे. नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल. अगली हेडिंग डालिए, रफ इंक्लाइन प्लेन. रफ इंक्लाइन प्लेन. चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो, सरफेस रफ है, ये थीटा है. अब सुनना, यहीं आएगा एंगल ऑफ रिपोज. अब बातों को सीखिएगा धीरे धीरे. जैसे इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन सरफेस है, अगर एंगल कम है, ये देखिए एंगल कम है, पेन रुका हुआ है,
एंगल है पर कम है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस फिसलने के लिए तैयार। ज्यादा एंगल बढ़ा देंगे तो तेज गति से क्या करेगा, एक्सिलरेट। धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा, बॉडी नीचे फिसलने के लिए तैयार होती जाएगी। एक एंगल ऐसा होगा जब बॉडी फिसलने के लिए तैयार होगी, ऑन द वर्ज ऑफ, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। वापस सुनिए, जैसे माना वो एंगल है थीटा नॉट, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये इंक्लाइंड है, ये तो बिल्कुल हो गया आपका फ्लैट सरफेस, हॉरिजेंटल, ये इंक्लाइंड, ये आपने पेंसिल रखी, आप देख सकते हैं पेंसिल रुकी हुई है, पर जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद पेंसिल फिसल कर नीचे आ गई। क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर एंगल तक बॉडी नहीं चल पा रही थी। जैसे ही एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हुआ, बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। उससे ज्यादा कर दोगे तो बॉडी एक्सिलरेट करेगी। शब्द बोलिए, शब्द बहुत तगड़े हैं, शब्द वही है। यहां से देखिए, अच्छे शब्द बोलेंगे तभी तो फिजिक्स से खेल पाएंगे कि सर लिमिटिंग 40 है, तेरे पास बढ़िया शब्द हो ना, 40 से कम लगाओगे बॉडी रुकी रहेगी, 40 पर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी, 50 पर एक्सिलरेट करेगी, 60 पर और ज्यादा एक्सिलरेट करेगी, लगेगा सब में काइनेटिक, 55 पर, 100 पर, 150 पे, 200 पर, शब्द बोलिए। अब एक्सीलेशन और, क्योंकि नेट फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो ये बात वहां भी बोलिए ना, एंगल बढ़ रहा है, 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 एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी, इसके बाद एंगल बढ़ा दोगे तो एक्सलेट करेगी ज्यादा। यस और नो? आइए, मैंने देखा थीटा नॉट वो एंगल है जिसे एंगल ऑफ रिपोज बोला, और इस पर्टिकुलर एंगल पर, इस पर्टिकुलर एंगल पर बताइए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट या बॉडी किसमें है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। हाँ या ना, जरा सोच के बताइएगा। अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम, कोशिश करिए, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम, कोशिश करिए, बॉडी रेस्ट में रहेगी। थीटा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। और अगर थीटा थीटा नॉट से ज्यादा, एक्सीलरेट। चौथा तुम बता दो, कुछ बन ही नहीं सकता, तुम सोच लो, इसके अलावा 3 केस से ज्यादा कोई बनेगा ही नहीं। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर एंगल आ गया, उस एंगल से कम बॉडी रुकी रहेगी, ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब एंगल ऑफ रिपोज निकालता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। सबसे पहले रटे हुए ये वाला, पढ़ाई तो काम आएगी आएगी, ये mg cos, ये मैंने आपको कहा दिमाग में बात बैठाओ, रचा लो, बसा लो। फ्रिक्शन का पहला स्टेप नॉर्मल, नॉर्मल के बगैर काम ही नहीं चलेगा। तुम ये दिमाग को समझा ही नहीं रहे हो, मैसेज ही नहीं भेज रहे हो कि बगैर नॉर्मल कैसे काम चलेगा। फॉर्मूले में तो बार बार एन के दर्शन हो रहे हैं, तुम कमांड ही नहीं भेज रहे हो दिमाग को कि मेरे तो बगैर नॉर्मल काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन है ये। तुम कैजुअल, हाँ ठीक, ऐसे नहीं सर, नॉर्मल लाओ, नॉर्मल के बना तो जीवन बेकार है, बगैर नॉर्मल सब बेकार है। अब बता नॉर्मल किसको बैलेंस, mg cos थीटा। तुरंत मैंने क्या लगाई, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग बोल, म्यू एन, एन कितना, mg cos थीटा। बोलिए, ड्राइविंग चिल्लाइए, ड्राइविंग, ड्राइविंग चिल्लाओ, mg sin थीटा। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की कंडीशन बताओ, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की कंडीशन,
भूल गए? एफ ड्राइविंग छोटा, बड़ा या बराबर? लिमिटिंग के बराबर। थीटा नॉट लिया है तो इसको थीटा नॉट, थीटा नॉट, थीटा नॉट, थीटा नॉट। बता, बॉडी नीचे जा रही है, लिमिटिंग ऊपर लगेगा। बताओ, एफ ड्राइविंग एम जी साइन थीटा, लिमिटिंग बताओ, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कटा, साइन थीटा नॉट बराबर म्यू कॉस थीटा नॉट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा म्यू, तो म्यू बराबर टेन थीटा नॉट। तो एंगल ऑफ रिपोज आ गया टेन इनवर्स म्यू। पांच मिनट रुक रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज को समझो, और जब लिख रहे हो तो साथ साथ लिखो, तुम बस देखते रहते हो। हाँ, ट्रांसफर किया, एम जी काटा, लिखा करो। जब सर लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखा करो। तो अपने पांचवी छठी वाले मोड में रहते हो, पहले पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर सर बोलेंगे आओ लिखें। अच्छा, अच्छा अब लिखना है, साथ साथ लिखा करो कि जब समझा रहे हैं तब रुक जाए। तो सीधा एंगल ऑफ रिपोज याद करिए, टेन वर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज रटने से काम नहीं होगा, उसके बारे में सपोर्टिंग लाइंस बोलिए। ये वो एंगल है इंक्लाइन का जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है। दिमाग में और सवाल आते हैं, इससे कम हुआ तो क्या होगा? रेस्ट में रहेगी। इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एक्सीलरेट करेगी। खत्म। मिटाऊं? करें? चलो अब समझना, सभी लोग बोर्ड पे पहले देखना, उसके बाद समझ के फिर लिखना। देखो, अगर आपका इंक्लिनेशन थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बताइए क्या होगा? इसको पढ़ना सीखो। थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बताइए सोच के, बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। हाँ या ना? अभी मजे आएंगे बहुत शानदार, सुनना। 3 बार आया हुआ है ये नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा। वो कहेगा इस समय फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन बताओ। कई बच्चे अलग अलग बातें करते हैं,
रेस्ट में है, किसी ने बोला 0, किसी ने बोला म्यू एन लिमिटिंग, सब गलत है। इस समय फ्रिक्शन होगा mg sin थीटा। मैक्सिमम जनता म्यू एन के चक्कर में पड़ती है, गलत। आज इन बातों को समझिए। पहली बात तो ये रुका हुआ है, रुका हुआ होता है तो पता है क्या होता है, जितना ड्राइविंग होता है उतना ही लगता है। ये कहानी तो ऐसी है जो दिमाग में बैठ गई तो फ्रिक्शन आसान है। आइए नींद खोलते हैं। 2 लगाया 2, 5 लगाया 5, जितना ड्राइविंग उतना ही फ्रिक्शन। रोज सिखाएंगे, आप रोज हंसोगे, अरे यार सर एक ही बात रोज सिखाते हैं, क्यों? हमें तो पता है ना, यही चैप्टर की जान है। क्योंकि आपके तो फ्रिक्शन आते ही खलबली मचती है, म्यू एन लगाएं म्यू एन लगाएं। अरे म्यू एन तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये उसकी अब मैक्सिमम वैल्यू है। हर बार वो 40 कहां लगा रहा है, उसका तो 5 पे ही काम हो रहा है, क्योंकि बॉडी तो रुकी हुई है। 40 से ज्यादा होगा तब वो सोचेगा कि मुझे कुछ करना है। ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अब सोचो ना, यही तो काम हो रहा है। थीटा थीटा नॉट से कम है, इसका मतलब है बॉडी चलेगी नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा पे चलती है। चलेगी नहीं मतलब ये पक्का हो गया, बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो पुरानी मैकेनिक्स फेल थोड़ी ना करोगे। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। अगर तुमने म्यू एन लगाया, लगा दिया, चलो दिमाग सोचो ना, आगे का बल अलग पीछे का बल, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो एक्सीलेट कर जाएगी ना भाई। कोई कहेगा तुम्हें एक बॉडी पे आगे 10 है पीछे 5 है, तुम पक्का बोलोगे बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन। इस समय फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी कल सवाल कराऊंगा तो म्यू एन ही लगा दोगे, म्यू एन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? हम कहोगे यार इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एमजी साइन थीटा का फॉर्मूला कभी आएगा ही नहीं। इस 5 का फॉर्मूला है क्या? ये 5 कोई दुनिया का फॉर्मूला नहीं बता सकता। 5 ये 8 होगा तो ये 6.5, 7.3, कब तक? 40 तक। रोज सुनो ये बात, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो लिमिटिंग का है। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, वो तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना आगे उतना पीछे। 15.3, 15.3, 35.4। तुम बोलो कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसको सॉल्व करने पर 35.4 आएगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वो तो जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही पीछे लग जाएगा, 40 न्यूटन तक। क्या शब्द उर्दू के जा रहे हैं क्या? हाँ या ना? अब बताओ ना, यहाँ बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे? यहाँ बोलो, बॉडी किस में है? कैसे पता चला? थीटा एंगल ऑफ रिपोज से। बॉडी अगर रुकी हुई है तो जितना फोर्स ड्राइविंग होगा उतना ही पीछे फ्रिक्शन लगेगा। अब इसका नाम क्या लिमिटिंग लिखूंगा? नहीं, लिमिटिंग तो म्यू एन होता है भाई। फ्रिक्शन कितना लगेगा? mg sin थीटा। ये बहुत पूछा जाता है। अगर इंक्लाइन पर बॉडी रेस्ट में है तो बताइए फ्रिक्शन सीधा याद होना चाहिए, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ये पहले वाले कॉलम में लिखो। मुझे नहीं लगता रटने की आवश्यकता है। आप जितना इसके साथ यूज टू होंगे ना उतना आपको मजा आएगा। यूज टू होना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कोचिंग के सही मायने समझो। कोचिंग का ये मतलब नहीं होता है कि सारी मेहनत टीचर ही कर ले, सब आपको बस सीधा रटा दे। कोचिंग का मतलब है गाइडेंस, कि देख इस तरह से पढ़ा जाता है, घर जाके भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं होता कि सब चीज मास्टर से पूछ ली, सॉल्यूशन रट लिए, नहीं भाई। कोचिंग मीन्स है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है गाइडेंस देना। कोच थोड़ी ना खेलेगा, खेलना तो सचिन विराट कोहली धोनी को ही पड़ता है। कोच तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको सिखा सकता है कि देख ये स्टेप्स होते हैं,
पर आपको मेहनत क्वेश्चन लगा के करनी ही पड़ेगी। हम आपके एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं कि देख टेढ़ा मेढ़ा मत सोच, ये डायरेक्शन से सोचोगे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। रादर आप ये सोचो कि सब टीचर ही मेहनत कर लेंगे, सब अपन को एकदम नोट्स बना के दे देंगे। फिजिक्स में ऐसा है ही नहीं भाई, कितने सवाल रटेगा, 50 करेगा 51 आ जाएगा, 100 करेगा 101 नया आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए फ्रिक्शन कितना, mg साइन। पर अगर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए, बताओ अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब कौन सा लगेगा? बहुत बढ़िया, अब लगेगा लिमिटिंग। और इसे क्या कहेंगे? ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। फिसलने के लिए तैयार। और अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा है, डायग्राम बनाते समय विज्ञान का ध्यान रखें, डॉक्टर हैं हम भविष्य के। ये देखो कितना कम एंगल बनाया है, इसको थोड़ा बढ़ाया, तीसरे डायग्राम में देख एंगल कितना जबरदस्त हो गया, साफ पता चल रहा है बॉडी अब तेज गति से फिसलती हुई नीचे आएगी। डायग्राम बनाते समय देखे, ताकि डायग्राम से समझ में आ रहा है हाँ यार ये तो एंगल कम है, ये एक एंगल ऑफ रिपोज है, और ये एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा है। बताइए इस समय बॉडी क्या करेगी? एक्सिलरेट करेगी। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। नीचे की तरफ mg साइन थीटा, अब लगेगा पीछे एफ के, बॉडी करेगी एक्सिलरेट। बढ़िया काम समझ के करो, घर जाके पहले आधा घंटा कॉपी पढ़ो अच्छे से कि सर ने क्या क्या बोला, कोई बात वहां से मिस हो रही हो तो उसका पर्टिकुलर पार्ट वापस सीखो, फिर से सुनो। अब बताइए वही इक्वेशन पुरानी 15 दिन, नीचे की तरफ mg साइन थीटा माइनस एफ के, दुनिया का हर बल ma। फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो। सर एफ के का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सभी का म्यू एन ही होता है भाई, टेंशन नहीं लेने का। एन बता कितना होगा? एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, एम से एम काट दो, जी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एक मिनट रुक रहा हूं, आप भी रिलैक्स करो, तीनों केस को मैं वापस समझाता हूं, दिमाग में रिकॉल करो, थोड़ा सा पानी वानी पियो, इधर उधर देखो, नींद खोलो। पहली क्लास चल रही है, मंडे है, एनएलएम फ्रिक्शन चल रहा है, रिकॉल करो कितनी बातें याद आ पा रही हैं। आशीष गुप्ता, सुबह 6:45 मंडे है, थोड़ा बातें करिए थोड़ा सा। कौन सा समझाऊं? ये वाला, इसमें थीटा, थीटा नोट कर दे इसको, सही। आगे बढ़े क्या? क्लियर हुआ कुछ कुछ?
आप खुद सोचो ना रिलैक्स हो गए यार, इंक्लाइन प्लेन है, अगर एंगल बहुत कम होगा, आप देखिए ना ये इंक्लाइन है, एंगल कम है, एंगल है तो सही, फिर भी देखिए ये पेन रुका हुआ है, देखिए आपको बोलना चाहिए अब ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, नीचे का ड्राइविंग mg साइन, ऊपर फ्रिक्शन भी mg साइन, आप समझो जैसे ही एंगल बढ़ेगा बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ भागेगी, एक्सिलरेट करेगी, कब तक, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होने पर, कम होने पर वो किस में रहेगी, पहले पार्ट पे इंपॉर्टेंट लगा लो, केस 1 5 स्टार लगा लो, पूछा ही जाता है सवाल, इंक्लाइन पर बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शन mg साइन लगेगा, और रट क्यों रहे हो, रेस्ट शब्द बोलते ही दिमाग में सोचो ना, रेस्ट जितना ड्राइविंग होगा उतना ही तो पीछे लगेगा, अगर पीछे म्यू एन लगा दोगे तो फोर्स तो कम ज्यादा हो गए, तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, जबकि बॉडी तो किसमें है, रेस्ट, हाँ या ना, ठीक है, ये वाला एक एक्सीलरेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ये कब लगेगा बताइए, जब इंक्लाइन पर बॉडी क्या करेगी, एक्सिलरेट। अब क्वेश्चन करते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा काम आएगा, सही है, चलो पहला क्वेश्चन, एक इंक्लाइन है 45 डिग्री पर, एक बॉडी है mkg की, बॉडी नीचे एक्सलेट कर रही है, इंक्लाइन की लंबाई है L, आपको पूछा है बॉटम तक पहुंचने में लगा टाइम बताइए, रफ सरफेस है म्यू, पहला, दूसरा, अगर सरफेस स्मूथ है तो बॉटम तक पहुंचने में टाइम, खुद करिए, पहले रफ है, एक्सलेशन लिखिए, काइनेटिक लगेगा, चल रही है तो काइनेटिक लगेगा, फिर S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, खुद करो, काटा कूटा चलने दो, पूरे 6-7 मिनट लगाओ कि सर अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है, होगा सही गलत कोई दिक्कत है भाई, सीखोगे कैसे, खुद की फाइट मारने से सीखा जाता है, सॉल्यूशन लिखने से क्या ही होगा, ऊपर वाला आर्टिकल पढ़, इंक्लाइन पर एक्सलेशन क्या होता है, खुद इक्वेशन बना के लिख, काइनेटिक लगा, अच्छी अच्छी बातें लगाओ, 5 मिनट लो पूरे, 5 मिनट कॉपी चेक करूंगा,
हाँ भाई आगे क्या? चलिए देखें, तो केस 1, जब सरफेस क्या है, रफ, जब सरफेस रफ है, बॉडी तो चल रही है, फोर्सेस बनाने की कोशिश करें, नीचे mg sin थीटा, पीछे एफ के लगाओ, एफ के, अब तुम एफ के लगा सकते हो, अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बॉडी फिसल कर नीचे आ रही है, तो तय है एफ के लगेगा। बोलो हाँ है क्या? इक्वेशन बोलो, mg sin थीटा माइनस एफ के बराबर, एफ के की वैल्यू बताओ, म्यू एन, एन बोले तो एम एम एम, जी कॉमन ले लो। सर ये तो वही पिछले वाला है, और क्या, इसलिए तो आपको कहा था इसको याद करना फायदेमंद है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। पर कब? जब रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी एक्सलेट करती है तो याद कर सकते हैं। अब टाइम चाहिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितनी दूरी, एल, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इधर भेज दो, 2l बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, अंडर रूट। देखो तो ये आ रहा है क्या आंसर? थीटा 45 दे रखा है, थीटा 45 रख देंगे, हाँ या ना? ये तो कब है? जब सरफेस रफ है, जब सरफेस रफ है, हाँ या ना? और सोचिए अगर स्मूथ है, स्मूथ है तो अब आपको पता होना चाहिए, स्मूथ है तो फ्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ कौन लगाएगा फोर्स, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कितना, जी साइन थीटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एस ए जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी बताइए, 2l बाय जी साइन थीटा। ये स्मूथ का टाइम है, देखो क्या दोनों आ रहे हैं क्या? वो रफ का टाइम था और ये स्मूथ का टाइम है, इसी का केस। अगला पार्ट लिखिए क्वेश्चन का, ए बी अब सी लिखिए, पहले नोट कर लें कोई पीछे रह गया हो। ये रफ का टाइम है, ये रफ का टाइम है, थीटा 45 रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने आंसर थीटा के टर्म में निकाल दिया है, कोई भी थीटा रखोगे आंसर आता जाएगा। क्लियर है? रफ, स्मूथ का लिख लें, स्मूथ में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, चलाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, एम जी साइन। क्लियर? बेटा हूं आगे, इसी का सी पार्ट लिखिए, वो कहता है जब सरफेस स्मूथ है तब ब्लॉक को नीचे आने में समय लगता था टी, और जब सरफेस रफ है तो ब्लॉक को नीचे आने में समय लगता है एन टी, एन टी।
तो बताइए सरफेस का म्यू कितना है? प्रश्न समझे आप? क्या कह रहा है? स्मूथ में फिसल कर नीचे आने में लगा समय t, रफ में समय कितना लगा nt। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। स्मूथ का समय मान लेता हूं t1, रफ का समय क्या मान लेता हूं t2। बताइए वापस, स्मूथ का समय t1, रफ का समय t2। मुझे क्या दे रखा है? मुझे क्या दे रखा है बताइए? मुझे दे रखा है T2 जो है वो स्मूथ के कितने टाइम्स है? n टाइम्स। शायद कठिन हो रही है बात, आइए वापस पकड़िए, बताइए। पहले रफ का पन्ना पलट के रफ का T2 मान लो, रफ का T2 मान लो, स्मूथ का क्या मान लो T1। अब वो कह रहा है रफ में जो समय लगा वो स्मूथ के n टाइम्स लगा। स्वाभाविक सी बात है, रफ में तो समय ज्यादा लगेगा। अब आप दोनों की वैल्यू डाल दो, म्यू के निकाल लो, खुद करो, आया हुआ सवाल है जेई मेन में। फिर इसके बाद अपने एम्स में पूछा गया, मॉड्यूल में दे रखा है। रफ का समय, रफ का समय T2, इंक्लाइन स्मूथ का समय T1। दोनों की वैल्यू डाल के म्यू निकाल लो, म्यू पूछा है। नहीं आया किसी का? चलो रफ का बताओ कितना आया था? अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसका बताओ कितना आया था? अंडर रूट 2l अपॉन जी साइन थीटा। देखो मैं सही कर रहा हूं क्या? 2l से 2l कटा, g से g कटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो n का स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा, क्रॉस कर दो। साइन थीटा बराबर n स्क्वायर, n स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा। देखो कैलकुलेशन सही चल रही है क्या? बोर्ड से देख लो, ध्यान से देख लो। मुझे क्या चाहिए? म्यू, म्यू को एक तरफ ले जाओ, म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा, n स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सही है क्या? साइन थीटा कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 1 म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा। n स्क्वायर को नीचे भेज दो, कॉस को नीचे भेज दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, n स्क्वायर को नीचे भेज दो। अच्छे से मैथ्स कर लो, प्योर मैथ्स है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। साइन बटे कॉस 10, n स्क्वायर को अलग अलग कर दो, n स्क्वायर बटे n स्क्वायर 1 और 1 बाय n स्क्वायर। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, साइन बटे कॉस 10, 10 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। देखो ये आ रहा है क्या? चेक कर लो, पेपर में आया हुआ सवाल है, सोच समझ के सही करिए। तीनों पार्ट में से कोई पूछ सकता है। पहला है केवल समय बताओ रफ का, दूसरा है केवल स्मूथ का समय बताओ, तीसरा दोनों का रिलेशन दे दिया। और कोशिश करो बोलने का, रफ का समय ज्यादा ही तो होगा, रफ पे एक्सीलरेशन कम होगा, तो रफ पे तो समय ज्यादा लगेगा। और यही दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दे रखा है, रफ का समय
स्मूथ का कितना टाइम्स है? n टाइम्स। बोलिए, बढ़े आगे, जल्दी आओ। अच्छा सवाल है, इंक्लाइन प्लेन का, घर जाके करने वाला क्वेश्चन है। मैथ्स वापस बतानी है क्या एक बार? मैथ्स में कंफर्टेबल हो सब? चलो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कराता हूं, थोड़ा दिमाग खोलने वाला, तो इंटरेस्ट आएगा और आपको मजा आएगा, नींद भी खुलेगी। लिखो, बराबर आओ। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज होमवर्क है कल वाला ही, शनिवार वाला, 1 से 75 में सभी डायग्राम वाले सवाल अच्छे से करिए। पेपर की तैयारी हो रही है इस बहाने, और कोई फिजिक्स में पेपर की तैयारी करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं होता। सीधा टारगेट बनाए। कितने, किसी ने गिने के डायग्राम वाले सवाल? 1 से 75 में 22-23 सवाल हैं बस। ठीक है, तो अच्छी बात है, सारे डायग्राम वाले सवाल एक बार पूरे कर दो, अपने आप पूरा तैयार हो जाएगा। कल अपन उसको डिस्कस कर लेंगे फटाफट, साथ साथ होता जाएगा। 2 और 3 डिस्कस करनी है क्या? 2-3 कब कराई? करा दी क्या? 2-3 फ्रिक्शन को छोड़कर? बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन देखो, और कल यहीं से क्लास को फिर से शुरू करेंगे। पहले समझते हैं। ये बहुत जगह पूछा जाता है, हर किताब में, हर मॉड्यूल में, पेपर में आया हुआ है। आज केवल एनालिसिस करो, वैल्यू देके सॉल्व करेंगे कल। आज इसको सिर्फ समझो, और पहले खुद की फीलिंग बताना, मेरी से मत पूछना। एक ट्रक है, और ट्रक के पीछे एक ब्लॉक रखा गया है, आपने भी देखा होगा, ट्रक के पीछे सामान रख के ले जाते हैं। अब ट्रक अचानक से रेस से स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेट हुआ, बताइए क्या होगा? ये ब्लॉक कहां जाएगा? फिसलता हुआ कहां जाएगा? जरूरी नहीं है कि हर बार जाए। हाँ सर, जरूरी तो नहीं है, भारी भारी सामान बगैर डोरी बांधे हुए ऐसे कैसे रख देते हैं? तो इसका मतलब सर ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो फिसलता हुआ पीछे जाए। हाँ, आप अपना पेन लेके रख दोगे तो पेन तो तुरंत फिसलता हुआ पीछे आ जाए। तो यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कि भाई किस तरह से बॉडी कब रुकेगी, कब साथ चलेगी, और कब फिसलती हुई पीछे आ जाएगी। तो बढ़िया से केस समझ लेना, कभी भूलोगे ही नहीं क्या हो क्या रहा है कहानी में। सभी लोग बोर्ड पे देखें, सरफेस है रफ, मैंने घनश्याम को अंदर बैठा दिया। घनश्याम को कहां बैठा दिया? अंदर। क्या ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है क्या? क्यों? क्योंकि ट्रक ए एक्सीलरेशन से चल रहा है। जब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तब तब शूडो लगता है। बताइए इस पे शूडो कहां लगेगा? पीछे, एम ए। अब आज आप बता सकते हो, आप इतने दिन से देख रहे हो कि यार कोई गाड़ी पर एकदम से गाड़ी चली, सामान पीछे फिसलता हुआ आता है, कारण क्या है उसका? शूडो फोर्स। देख लीजिए, शूडो फोर्स के कारण वो कहाँ आ रहा है? फिसलता हुआ आएगा पीछे। कहानी खत्म नहीं हुई। बॉडी की टेंडेंसी बताइए कहाँ है? जैसी गाड़ी चली, बॉडी फिसलने की टेंडेंसी कहाँ है? पीछे। फ्रिक्शन इस इसको रोकने की कोशिश करेगा। एफ लिमिटिंग लगा देते हैं पूरा का पूरा। जरा सोच के बताइए। अब आपके पास पूरी कहानी क्लियर है, काम खत्म। ये है ड्राइविंग, ये है ड्राइविंग, यही तो पीछे ला रहा है। अब फिसलेगी, रुकी रहेगी, क्या होगा? सर सीधा क्लियर, अगर ड्राइविंग बड़ा हो गया बॉडी फिसल जाएगी, अगर ड्राइविंग छोटा रहेगा बॉडी रुकी रहेगी।
कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती, लॉजिकली चलिए ना, कितना आसान है, कितना लॉजिक है, वही ये वाला, हर बात के पीछे कहानी यही है। कल फिर यहीं से चालू करूंगा। अगर ड्राइविंग 5 है और लिमिटिंग कितना था, तुम इस बात को तुम्हें बार बार समझना चाहिए। लिमिटिंग 40 का मतलब ही क्या है, 40 से कम पर नहीं चलेगी। अगर ड्राइविंग 10 है, 20 है, 30 है, 35 है, अरे सर ड्राइविंग छोटा है। अगर ड्राइविंग छोटा है तो बॉडी नहीं चलेगी। तो मैं बस दो फोर्स पकड़ में आने चाहिए कि ड्राइविंग कौन है और लिमिटिंग कौन है, बस फिर तो अपना निर्णय लो ना। ड्राइविंग बड़ा है, बॉडी चल जाएगी, ड्राइविंग छोटा है, बॉडी नहीं चलेगी। अब ये सवाल है, इसी सवाल का दूसरा केस आता है, वो देखना। पहले इसका लिमिटिंग बता सकते हो, नीचे क्या होगा mg, ऊपर n, तो n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। लिमिटिंग वैल्यू बताओ तो, म्यू इंटू n, म्यू इंटू mg, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। अब मान लो मुझे नहीं फिसलाना, नहीं चलाना, नहीं फिसलना चाहिए, खुद कंडीशन बोलो, क्या होना चाहिए, रट क्यों रहे, बोलो ना। अलमारी नहीं चले, घर का केस, अलमारी घर पे पहुंच गए, अलमारी, अपन फोर्स लगा रहे हैं, अपना ड्राइविंग छोटा है, अपना ड्राइविंग, इसका मतलब एफ ड्राइविंग इज लेस देन एफ लिमिटिंग। इक्वल में आप लेके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इक्वल का मतलब ही ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है, चल नहीं रही, तैयार है। क्या हाँ है क्या, पहचानो ड्राइविंग कौन, ईमानदारी से। ड्राइविंग चिल्लाओ एम ए, लिमिट चिल्लाओ म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया। यही सवाल उल्टा करके समझाता हूं आपको, देखना, चीजों को घर जाके एनालिसिस करो, रटने से काम नहीं चलेगा। अब ब्लॉक यहां लगा दिया, ये सरफेस रफ है, 2 बार AIPMT में आया है। दोनों केस को एफईडी बना के खुद अटेम्प्ट करो ना कि यार क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आपसे पूछा गया है एक्सेलेरेशन बताओ ताकि ब्लॉक नहीं फिसले। सबसे पहले फोर्सेस बनाने की कोशिश करो, फोर्सेस, चलो कोशिश करते हैं। सर मैं बताता हूं, सर ट्रक वाले सवाल में आपने बता दिया घनश्याम, घनश्याम से कोई लड़ाई नहीं, घनश्याम आपके सवाल सही करा रहा है, घनश्याम को अंदर बैठा दिया। बता ट्रक का एक्सेलेरेशन आगे है तो घनश्याम, घनश्याम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ब्लॉक पर क्या लगेगा, शूडो। बता शूडो कहां, पीछे, ये शूडो। एमजी कहां, बेटे दिमाग लगाना, ड्राइविंग कौन है, ड्राइविंग एमजी है, एमए ड्राइविंग थोड़ी ना है। एमए तो उसको दीवार से जाके चिपका रहा है ताकि दीवार इसको क्या दे देगी, नॉर्मल। आप मुझे बताओ ना, ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहता है तो उसको गिराने का जिम्मेदार एमजी है, जबकि यहाँ एमजी कहाँ है गिराने का जिम्मेदार, यार एमजी नॉर्मल तो मस्त बैलेंस हो रहे हैं, यहां गिराने का जिम्मेदार कौन है, एमए। यही तो पहचानना है, अपने से रट हो सकता है, एमए ड्राइविंग होता है, एमए ड्राइविंग होता है। आप मिलके सब बोलो एमए ड्राइविंग, ऐसे नहीं रट सकते ना, तो ये रटेगा, ये सवाल आ जाएगा। अच्छा अच्छा एमजी ड्राइविंग होता है, फिर जैसे ये रटोगे वो सवाल आ जाएगा। तो सिचुएशन को समझो ना, आपने तो बनाया, आप मुझे एक बार बता दो, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये कहां फिसलेगा। जैसे अपन ये सवाल करते थे, दीवार वाला सवाल, एक किताब वाला सवाल, ये एफ लगाते थे, नीचे क्या लगता था, ये नॉर्मल, फ्रिक्शन ऊपर। अब इन चारों में ड्राइविंग बताना, कौन गिरा रहा है, एमजी गिरा रहा है भाई। अगर तुमने ड्राइविंग और लिमिटिंग पकड़ लिए, चैप्टर में बचा क्या, दो ही तो सवाल है, नहीं चले ड्राइविंग छोटा है, चल जाए ड्राइविंग बड़ा है, ऑन द वर्ज हो बराबर है। हाँ या ना, कल ये दोनों सवाल फिर से बताऊंगा, ये वाला लिख लीजिए बस, वो घर से सोच के आइएगा, कल मॉड्यूल लेकर आइएगा, मॉड्यूल के फ्रिक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ में, क्लियर है। होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क कुछ भी नहीं है,
पढ़ाई करिए और कल मॉड्यूल लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच।